BSc PCM फर्स्ट ईयर यूनिट 3 बुक फर्स्ट लेक्चर 18 बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, अब आता है हमारा मेन फीचर्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो हमने इसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो सेंट्रल फोर्सेस है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, देन सेंट्रल फोर्स इज अट्रैक्टिव। अब अगर हमारा जो मैग्नीट्यूड है अगर वो लेस देन 0 है दैट मीन्स इट विल बी अ नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है देन रिपल्सिव फोर्स। अगर वो हमारा एफ है जो हमारा फोर्स है अगर वो हमारा ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए नेगेटिव होना चाहिए मैग्नीट्यूड और रिपल्सिव फोर्स के लिए क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए मैग्नीट्यूड। तो जैसे हम फोर्स को ऐसे लिखते थे F इजिकल्स टू एफ ऑफ आर, आर यूनिट वेक्टर। तो ये जो एफ ऑफ आर है जिसकी हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आती है हमारी सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स डेट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंट। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स। जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था तो वो क्या होता है सिर्फ हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है हमारा इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन पे। तो वो क्या होगा हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन सेंट्रल फोर्स मोशन। सेंट्रल फोर्स में मोशन हमने बताया था जो टॉर्क होता है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0। हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था जो टॉर्क होगा हमारा आर क्रॉस एफ वो क्या होगा हमारा पार्टिकल पे जो एक्ट करेगा सेंट्रल फोर्स के केसेस में वो क्या होगा हमेशा 0 होगा, जो हम प्रूव भी कर चुके हैं। इसके बाद क्या है इन सेंट्रल फोर्स मोशन जो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट दैट इज कंजर्व। ये भी हम लास्ट वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा डेट इज कंजर्व्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है डिफरेंशिएशन वैल्यू हमारी 0 आ रही थी। अगर किसी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आती है तो डेट मीन्स वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है इन द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो डेट मीन्स अगर हमारा मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो डेट मीन्स मास तो कांस्टेंट देन एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके हमारा सर्कुलर मोशन हमारा क्रिएट करेगी सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड इन अ प्लेन। तो जो मोशन होता है सेंट्रल फोर्स में वो हमेशा कन्फाइंड होगा किसमें एक ही प्लेन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। तो 2 पार्टिकल की सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। सपोज कि अगर हमारे 2 पार्टिकल हैं अगर वो चल रहे हैं तो वो उसे हम कंजर्व करके एक पार्टिकल प्रॉब्लम में हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। किसके केस में अगर हमारा वहाँ पे सेंट्रल फोर्स पे उस पर एक्ट कर रहा है। सेंट्रल फोर्स मोशन ऑफ 2 पार्टिकल रिड्यूस टू 1 पार्टिकल प्रॉब्लम। तो सेंट्रल फोर्स के अंडर में 2 पार्टिकल की प्रॉब्लम रिड्यूस होकर 1 पार्टिकल प्रॉब्लम हमारी बन जाती है। सपोज कोई भी हमारा फर्स्ट पार्टिकल है m1 है जिसका हमने एक रेफरेंस ले लिया, वहाँ से उसका जो पोजीशन है वो r1 वेक्टर है। ठीक है, हम उसे r1 से उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा कोई सेकंड पार्टिकल है m2 है उसके हमारी अगर हम उसकी डायरेक्शन डिफाइन करें, हम उसका डिस्टेंस डिफाइन करें, रेफरेंस पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होगा हमारा r2। और इन दोनों के बीच में m1 और m2 के बीच में हम क्या इस डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं हम r से। देन इसके बाद कंसीडर 2 पार्टिकल m1 एंड m2 हैविंग पोजीशन r1 एंड r2। नाउ द वेक्टर डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम m2। तो जो वेक्टर डिस्टेंस होगा फर्स्ट पार्टिकल का सेकंड पार्टिकल से हम उसे r से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी r1 माइनस r2। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 पार्टिकल m1 एंड m2 इज सेंट्रल फोर्सेस। तो जो दोनों पार्टिकल हैं m1 और m2 उन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है सेंट्रल फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट पार्टिकल है उसमें सेकंड पार्टिकल की वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी m1 a1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर ही फोर्स लग रहा है पर किसकी वजह से सेकंड की वजह से, इसलिए फर्स्ट पार्टिकल का ही मास आएगा और फर्स्ट पार्टिकल का क्या आएगा एक्सेलरेशन। सिमिलरली जो सेकंड पार्टिकल है फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। तो सेकंड पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, तो उसकी वैल्यू आएगी m2 a2। तो यहाँ पे जो भी रोल प्ले करेगा वो हमारा मास m2 प्ले करेगा और a2 प्ले करेगा। नाउ अब क्या होगा F12 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m1 a1 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं d स्क्वायर r1 ओवर dt स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी डिस्टेंस की टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे हम 1 है एक्सेलरेशन तो 1 की ही बात करेंगे डिस्टेंस की। सिमिलरली F21 m2
डी स्क्वायर R2 ओवर डी टी स्क्वायर। यहाँ पे F12 की वैल्यू आ गई और F21 की वैल्यू आ गई हमारी डिस्टेंस की टर्म्स में। नाउ बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को यूज़ करें तो देन F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 इक्वल्स टू फोर्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही हमारा अपोजिट फोर्स सेकंड पार्टिकल पे लगेगा फर्स्ट पार्टिकल की वजह से। इसका जो मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हमने इसे F से रिप्रेजेंट कर लिया, मोड ऑफ F से। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से जो डी स्क्वायर R ओवर डी टी स्क्वायर F, इस जो F12 और F21 की वैल्यू हमने कंसिडर करी F ओवर M1। सिमिलरली F21 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम यहाँ से माइनस F कंसीडर करें F21 को, और यहाँ पे क्या है M2 उसके अपॉन में चला जाए डी स्क्वायर R2 ओवर डी टी स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू होगी। अब हम R को रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 माइनस R2 से। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें 2 टाइम्स तो हमारी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगी, डी स्क्वायर R1 ओवर डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर R2 ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल आ रही है हमारी F ओवर M1 के, और सेकंड वाली वैल्यू माइनस ऑफ F ओवर M2। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। यहाँ से अगर हमने इस फोर्स की वैल्यू को कॉमन लिया तो हमारी वैल्यू क्या आई, 1/M1 प्लस 1/M2। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डी स्क्वायर R ओवर डी टी स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले यहाँ पे तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में R1 माइनस R2 इक्वल्स टू F ऑफ 1/M1 प्लस 1/M2। अब देखिए जो डी स्क्वायर R ओवर डी टी स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, अगर हम यहाँ पे ये जो 1/M1 प्लस 1/M2 को हम एज्यूम करें 1/म्यू एज्यूम करें, एक फैक्टर हम एज्यूम कर लें इसकी पूरी की वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी F/म्यू। और यहाँ से F की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें F इजिकल्स टू म्यू डी स्क्वायर R ओवर डी टी स्क्वायर। अब देखिए जो R1 और R2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं R से। ठीक है, ओवरऑल डिस्टेंस है किसके बीच में, फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल, मतलब M1 और M2 के बीच में। तो F की वैल्यू क्या आ गई, म्यू डी स्क्वायर R ओवर डी टी स्क्वायर। और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू अगर यहाँ से हम एलसीएम ले और यहाँ क्या आ जाएगा M2 प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल पार्टिकल ऑफ मास म्यू at a vector distance r from a fixed center O under central forces. Thus, two mass problem reduced to single mass problem। तो दो मास का प्रॉब्लम हमारा सिंगल मास प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया, जहाँ पे हमारी जो म्यू की वैल्यू थी वो क्या थी, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 रिड्यूस मास ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस आता है अगर हमारा जो म्यू है वो लेस देन है M1 से या फिर हमारा M2 से। म्यू इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। 1/म्यू अगर हम इसे पहले की तरह खोलें तो M1 1/M1 प्लस 1/M2। तो देखिए अगर 1/म्यू ग्रेटर देन होगा 1/M1 से, और हम कह सकते हैं 1/म्यू ग्रेटर देन होगा 1/M2 से। तो अगर 1/म्यू ग्रेटर होगा देन हम क्या कह सकते हैं इसका रिवर्स, तो म्यू लेस देन होगा M1 से, और सिमिलरली हमारा म्यू लेस देन होगा M2 से। Now second, for a given total mass, the reduced mass of two particle system is maximum when two masses are equal। अगर हमारे टोटल मास हमें दिया है तो जो रिड्यूस मास है दो पार्टिकल का वो मैक्सिमम जब होगा जब दो मासेस क्या होंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। देन म्यू इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके एक फॉर्मूला पुट करेंगे M1 प्लस M2, इस वैल्यू को हम अंडर रूट M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर प्लस 4M1 M2। अगर हम इसे अंडर रूट को खोल के इसे होल स्क्वायर को खोल के इसे सॉल्व करें देन यही वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आ जाती है। देन म्यू इज़ मैक्सिमम, म्यू मैक्सिमम कब होगा, अगर ये जो M1 माइनस M2 की वैल्यू क्या हो जाए हमारी 0, और ये 0 कब हो गई जब हमारा M1 और M2 किसके बराबर आ जाए, हमारा इक्वल आ जाए M के इक्वल। देन म्यू इज इक्वल्स टू M स्क्वायर, क्योंकि M1 और M2 को हमने इक्वल कर दिया था, M स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, क्योंकि M1 माइनस M2 क्या है 0, तो यहाँ क्या आ गया 4M स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और क्या आ गया यहाँ पे 2M, और यहाँ तक यहाँ M स्क्वायर, तो क्या बचा M/2। देन म्यू मैक्सिमम क्या होगा हमारा M/2, किस केस में, अगर हमारा टोटल मास हमारे दोनों मासेस इक्वल हो जाएं। थर्ड केस आता है अगर हमारा M1 लेस देन है, बहुत ज़्यादा लेस देन है M2 से,
देन म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और हम यहाँ से एलसीएम ले लें m1 1 प्लस m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1, और इसका ये क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा इन्वर्स में m1 ब्रैकेटेड 1 प्लस m1 अपॉन m2 इन्वर्स, और इस इन्वर्स की वैल्यू हम बाइनोमियल सीरीज से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वैल्यू क्या आएगी m1 ब्रैकेटेड 1 माइनस m1 प्लस m2, और म्यू इज इक्वल्स टू m1, क्योंकि ये इस m1 ओपन m2 को अगर हमारा m2 क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये टोटल टर्म क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, और 1 में से कोई भी छोटी टर्म लेस करें तो 1 के इक्वल ही आती है। तो यहाँ पे म्यू किसके इक्वल हो गया, हमारा अप्रॉक्सीमेटली m1 के इक्वल आ गया। दैन रिड्यूस मास इज इक्वल टू स्मॉलर मास।